अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चे। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और आप लोगों का एमडी कैट का एग्ज़ाम आपकी उम्मीदों से बढ़कर अच्छा हुआ होगा। तो मेरे बच्चे, आज जो पेपर हुआ उसकी एनालिसिस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मैं और मेरी टीम जो है वो उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। तो जैसे जैसे मेरे बच्चे हमारे पास पेपर्स आते जा रहे हैं और उनको हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आपके साथ मेरे बच्चे हम लोग ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर करते जा रहे हैं। इससे आपको एक रफ आइडिया होगा कि जो फ्यूचर के एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने किन चीज़ों को सामने रखना है अपनी तैयारी करते हुए। आपने इस डायलेमा में नहीं जाना, या आपने इस कह लो कि गलत फहमी का शिकार नहीं होना कि हमसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो पूछेंगे ही नहीं, हमसे मुश्किल सवाल तो पूछेंगे ही नहीं, हमसे बुक की लाइंस एज इट इज़ पूछी जाएंगी। तो 2025 में जो सवाल आए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं, वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक तरह से आई ओपनर हैं, आपको ये बताने के लिए कि मेरा बेटा जो सवालात हैं वो किसी भी अंदाज में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। Question number 127. If voltage across a resistor is doubled, its resistance will become. अगर किसी भी resistor के across जो voltage आपके पास drop हो रहा है वो double हो जाए, ठीक है, तो बताएं उसकी resistance पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ conditions लिख दी हैं कि temperature and physical state of the conductor remains constant. अब यहाँ पे जरा एक बात समझनी है हम लोगों ने, वो क्या, देखो वो तमाम फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पास बेटा, वो तमाम फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो तमाम फैक्टर्स क्या होते हैं, वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, वो होता है एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है जी, वो होता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, सही है जी, और उसके अलावा आपके पास आखिरी फैक्टर होता है टेम्परेचर। अगर इनमें से कोई सा भी फैक्टर चेंज ना हो, इनमें से कोई सा भी फैक्टर चेंज ना हो, तो फिर इसका मतलब रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। सवाल कह रहा है वोल्टेज चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ, जबकि टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, फिजिकल स्टेट का मतलब लेंथ, एरिया और मटेरियल, ये तीनों चीजें आपके पास क्या रही हैं, कांस्टेंट रही हैं, यानी कि आपके पास फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर सेम रहा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को छेड़ने वाले तमाम फैक्टर सेम रहे। अगर रेजिस्टेंस को छेड़ने वाले तमाम फैक्टर सेम रहे तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना वो डबल हो रही है, ना वो आधी हो रही है, ना वो 4 गुना हो रही है, बल्कि वो क्या रहने वाली है आपके पास, वो रहने वाली है ऑप्शन नंबर डी, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, अब आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। 128 में कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हुज प्रोजेक्शन इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जिसकी जो प्रोजेक्शन है, जिसका जो साया है, वो क्या कर रहा है आपके पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। कह रहे हैं ऑन एन हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी of the projection while passing through the center, ये of the velocity एक बस एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ गया, इसको काट देते हैं। अच्छा, तो हमने क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ रेशियो निकालना है, वो भी कहां पे, जब वो सेंटर से पास हो रहा होगा। तो देखो मेरे बेटे, जब वो सेंटर से पास हो रहा होगा, इसका मतलब अगर हम बात करते हैं आपके पास ये जो एक्सट्रीम डायमीटर पॉइंट्स होते हैं, ये आपके पास बन जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस ऑन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यही जो आपके पास सेंटर पॉइंट होता है ये बन जाता है हमारे पास मीन पोजीशन। तो याद रखने वाली बात क्या है, मीन पोजीशन के ऊपर जो आपके पास वेलोसिटी होती है, मीन पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होती है बेटा, वो आपके पास होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मीन पोजीशन के ऊपर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो निकालो, किसके साथ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है एट दैट पॉइंट, जब वो सेंटर से पास हो रही है तो उस पॉइंट पे भी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मैक्सिमम वेलोसिटी बन गई। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो निकालना है किसके साथ, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भैया आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट मीन पोजीशन होती है ओमेगा एक्स नॉट, और आपके पास इसी तरीके से मेरे भाई आपके पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो भी होती है ओमेगा एक्स नॉट, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो रेशियो क्या बन गया जाएगा, 1:1। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 1:1। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 129। इसमें आपसे कह रहे हैं द ऑप्शन दैट
shows the condition used by Laplace for correcting the velocity of sound. Velocity of sound के फॉर्मूले में Laplace ने क्या करेक्शन करी थी जो कि न्यूटन भाई गलत करके गए थे आपके पास? इज ऑप्शंस मीडियम, यूज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। भाई मीडियम भी बताइए आप अपने पास कौन सा यूज हुआ था और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी कौन सा यूज हुआ था। तो आपके पास Laplace ने कहा था कि एयर के अंदर मतलब आपके पास गैसेस के अंदर जो साउंड ट्रेवल करता है वो प्रोपगेशन का जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यूज करता है या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉलो करता है वो आपके पास आइसोथर्मल नहीं होता। आइसोथर्मल कहा था न्यूटन ने, वो आइसोथर्मल नहीं होता बल्कि कौन सा होता है? वो एडियाबैटिक होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके पास साउंड जो है वो आपके पास एक पॉइंट से प्रोपगेट करके दूसरे पॉइंट तक जाता है इन एयर। तो आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस उस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का नाम है। और स्टेट ऑफ मैटर कौन सी आ जाएगी हमारे पास? गैस। ए कह रहा है सॉलिड और एडियाबैटिक, गलत। बी कह रहा है लिक्विड और टू कह रहा है सॉरी लिक्विड और आइसोबैरिक, ये तो हो ही नहीं सकते। थ्री कह रहा है गैस और एडियाबैटिक, तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन 3 करेक्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए में 1, बी में 2, सी में क्या हो जाएगा 3, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 130 कह रहे हैं इफ डिफरेंट कलर्ड लाइट बीम्स हैव सेम टोटल एनर्जी। लाइट बीम्स जिनके अलग अलग कलर्स हैं, सर कलर्स होते ही कितने हैं भाई? 7 होते हैं ना आपके पास, वेबग्योर। अब इन वेबग्योर के अंदर अगर हम बात करें तो सर वॉयलेट वो कलर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और रेड वो कलर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, जिसका मतलब वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है और रेड की एनर्जी क्या है? सबसे कम है। अब ये कह रहे हैं अलग अलग कलर्स के अंदर सेम एनर्जी है। सेम एनर्जी अगर फॉर एग्जांपल मैं वॉयलेट और रेड को ही कंपेयर करूं, अगर इन दोनों की एनर्जी सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड के ज्यादा फोटॉन्स होंगे और वॉयलेट के कम फोटॉन्स होंगे, क्योंकि रेड की एनर्जी एक फोटॉन की कम होती है वॉयलेट की एक फोटॉन से। तो रेड के ज्यादा फोटॉन्स मिलेंगे तो वॉयलेट के बराबर एनर्जी बना पाएंगे ना। तो रेड के फोटॉन्स क्या होने वाले? ज्यादा, और वॉयलेट के क्या होने वाले? कम। तो कह रहे विच कलर बीम विल कंटेन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स। सबसे कम फोटॉन्स किसमें होंगे भाई? जिसकी एक फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होती है उसी के कम फोटॉन्स रखोगे तो दूसरे वाले के ज्यादा रखने पड़ेंगे उसके बराबर लाने के लिए। तो इसका मतलब सबसे कम फोटॉन्स किसके होने वाले हैं? ऑप्शन नंबर ए के होने वाले हैं सर, फिर वॉयलेट कलर के आपके पास। मूविंग ऑन, Question number 131 कह रहा a patient is injected with a radioactive isotope to trace blood flow and detect circulation issues. The isotope is used मोर लाइकली टू बी। कौन सा आइसोटोप आपके पास ब्लड फ्लो को ट्रेस करने के लिए और सर्कुलेशन इश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है? तो मेरे बच्चे ये तो एक रट्टे वाला सवाल है जिसको हम लोगों ने याद रखना होता है मेरे बच्चे रेडियो एक्टिव के मेडिसिनल यूजेस के अंदर, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के मेडिसिनल यूजेस के अंदर। और इसका आंसर होता है हमारे पास ऑप्शन डी, सोडियम 24, क्योंकि सोडियम 24 एक ऐसा आइसोटोप है जो कि ट्रेस करने के लिए यूज होता है ब्लड फ्लो को बॉडी के अंदर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 132 कह रहे हैं आपके पास वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप of 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। द पाइप नैरोज टू, अच्छा जी, पहला एरिया हमारे पास कितना आ गया? 0.02 मीटर स्क्वायर, और उस एरिया में स्पीड कितनी है फ्लो की? हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड है। फिर क्या कह रहे हैं आपके पास कि उसका एरिया चौड़ाई से कमी की तरफ चला गया, यानी कि कम हो गया, पतला हो गया। कितना पतला हो गया? 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया। कह रहे हैं द स्पीड इन द नैरोवर सेक्शन, यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई होगी? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 बराबर होता है हमारे पास A2 V2 के। मुझे यहाँ पे V2 की वैल्यू चाहिए तो ये बराबर हो जाएगा सर A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। आए वैल्यूज पुट करते हैं। A1 आपके पास है सर 0.02, V1 हमारे पास है सर 3 और डिवाइड में A2 कितना है? 0.01। पॉइंट से पॉइंट काटा जाएगा सर, 1 तो खत्म, 2 3 कितने बच जाएंगे हमारे पास? 6। तो इसका मतलब V2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 6 मीटर पर सेकंड आ गई। अब 6 देख लो किसमें है? ए में तो नहीं है सर, बी में भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, 6 मीटर्स पर सेकंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 133 कह रहे हैं इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम टर्बुलेंट फ्लो इज मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन द। देखो बेटा, टर्बुलेंट फ्लो आपके पास क्या होता है? एक ऐसा फ्लो जिसमें जितने भी पार्टिकल्स फ्लो कर रहे होते हैं उन सब की डायरेक्शन आपके पास सेम नहीं होती, बीच में कोई टर्बुलेंस आई हुई होती है, बीच में कोई ब्लॉकेज आई हुई होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन आई हुई होती है पाथ के अंदर, जिसकी वजह से आपके पास पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में सारे फ्लो नहीं कर पाते। अब ये रिस्ट्रिक्शन हम कैसे बता सकते हैं, कैसे आएगी? ए कह रहा है वेसल डायमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, बी कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज वेरी लो, सी कह रहा है ब्लड फ्लोज थ्रू अ क्लॉग्ड वेसल। क्लॉग का मतलब जिसके अंदर कोई आपके पास चीज आ जाए, जमा हो जाए, जैसे कोलेस्ट्रॉल अक्सर जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपके पास मेरे बच्चे आपका जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड का जो फ्लो है फिर वो अनइवन हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड फ्लोज थ्रू अ क्लॉग वेसल। ऐसी क्लॉगिंग की वजह से हमारे पास ब्लड का जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 134 कह रहे हैं कंडक्टर रिंग इज प्लेस्ड नियर द
करंट कैरिंग कॉइल, एज द करंट इज द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज, ठीक है, इसको सही कर देते हैं जरा सा, कह रहा है एज द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज, ठीक है, अगर करंट बढ़ाते हैं, द इंड्यूस करंट इन द रिंग फ्लो, अब ये जो इंड्यूस करंट होगा वो कैसे फ्लो करेगा, देखो बेटा इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमें बताते हैं लेंस भाई साहब, लेंस भाई साहब ये कहते हैं कि जो आपके पास इंड्यूस्ड करंट होता है या ईएमएफ होती है, इंड्यूस करंट या ईएमएफ जो होती है इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि ये हमेशा क्या करती है, अपोज करती है। सर किसको अपोज करती है, ये अपोज करती है कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से ये हो रहा है उसको ये अपोज करेगी आपके पास, और ये किसकी वजह से होता है, फेरेडे बोलते हैं कि आपके पास ईएमएफ या करंट कब इंड्यूस होगा, जब आपके पास फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब हमारे पास इंड्यूस होने की कॉज कौन है, इंड्यूस होने की कॉज है फ्लक्स का चेंज, तो लेंस लॉ कहता है इंड्यूस करंट या ईएमएफ अपोज करेगा फ्लक्स के चेंज को, फिर इस तरह से, तो इसका मतलब आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा, क्या होगा आपके पास, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं सर, इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, नहीं सर, सी टू अपोज द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यस, कि वो अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज को ताकि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सके। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 135, इसमें कह रहे हैं इन प्रोग्रेसिव वेव्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ऑल्दो, देखो मेरे बेटे जितनी भी वेव मोशन होती है, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव्स उठा लें आप, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उठा लें आप, तो वेव मोशन इज ऑलवेज अ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल, वेव मोशन इज पॉसिबल बिकॉज पार्टिकल्स वाइब्रेट, तो इसका मतलब आपके पास वेव क्यों मूव करती है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, नहीं सर, ऑप्शन बी ऑसिलेटरी कर रहे होते हैं, यस, वाइब्रेशन का दूसरा नाम होता है आपके पास ऑसिलेटरी मोशन, तभी हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 136, कह रहा है कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, if the frequency of the AC source is doubled, the current in a purely capacitive circuit will, देखो purely capacitive circuit में जो करंट होगा वो बराबर होगा आपके पास वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, डन हो गया सर जी। अब आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई FC, डन हो गया। तो आपके जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, वो होता है हमारे पास मेरा भाई 1/2 पाई FC, ये 2 पाई FC टॉप पे चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई FCV, ये हो गया हमारे पास एक तरीके से करंट का फॉर्मूला। अब ये कह रहे हैं करंट जो है वो छिड़ जाएगा, आई डैश हो जाएगा, कब, जब 2 पाई, सो तो सेम है सर, कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी को क्या करने को बोला है, डबल करने को बोला है, कर दें सर, डबल कर दें, और कैपेसिटेंस भी वही रहेगी, वोल्टेज भी वही रहेगा, इस वाले 2 को बाहर खींच लो तो आपके पास ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई FCV, डन हो गया सर। और 2 पाई FCV तो ओरिजिनल करंट के बराबर नहीं था, अगर आप देखें जो पहले से लिखा हुआ था, तो छिड़ा हुआ करंट हमारे पास किसके बराबर हो गया, आपके पास छिड़ा हुआ करंट हमारे पास बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल करंट, ठीक है जी, तो इसका मतलब डबल हो जाएगा, 2 टाइम का मतलब अगर डबल हो रहा है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, बी, डबल्ड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 137, इसमें कह रहे हैं व्हेन द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, अच्छा जी, जब हमारे पास थर्मल एनर्जी कहां से, एक हॉट ऑब्जेक्ट से किसमें जा रही हो, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती हुई जा रही हो, डन हो गया। द चेंज अकर्स इन द हॉट ऑब्जेक्ट एज, हॉट ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा होगा, हॉट ऑब्जेक्ट से आपके पास इंटरनल एनर्जी कम हो रही होगी जो कि निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो एब्जॉर्ब करेगा कोल्ड ऑब्जेक्ट जिसकी इंटरनल एनर्जी फिर बढ़ने लग जाएगी, तो इसका मतलब हॉट ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम, और कोल्ड ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, इंक्रीजेस इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट क्या फेस कर रहा होगा आपके पास, हॉट ऑब्जेक्ट के लिए मेरे बेटे इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो रही होगी आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 138, इसमें कह रहे हैं टू स्पेक्ट्रल लाइंस इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम आर क्लोज टुगेदर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर दो लाइंस बहुत एक दूसरे के क्लोज है आपके पास, तो ऐसा क्यों होता है, देखो ये जो गैप यहां पे नजर आ रहा होता है ये एक्चुअली शो करता है कि स्पेक्ट्रल लाइन अपने अंदर कितनी एनर्जी कैरी कर रही है, या कितनी एनर्जी इमिट हुई है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है आपके पास। तो अगर ये दोनों बहुत क्लोज हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो एनर्जी गैप होगा वो ज्यादा डिफरेंस नहीं रखेगा, करीब करीब होगा, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी होगी वो बहुत डिफरेंस, वो बहुत स्मॉल डिफरेंस रखेगी आपके पास, उसका डिफरेंस बहुत छोटा सा, या उसकी जगह डिफरेंस हमारे पास बहुत नॉर्मल सा, मिनिमल सा आपके पास होगा, दोनों बहुत करीब करीब एनर्जी के फोटॉन्स होंगे, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द एनर्जी डिफरेंस इज जीरो, नहीं सर, बी, द एनर्जी डिफरेंस इज स्मॉल, जी हां, चूंकि आपके पास दोनों में बहुत जरा सा फर्क है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, द एनर्जी डिफरेंस इज स्मॉल। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास इसके बाद 139 में आपसे कह रहे हैं व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स अराइव इन फेज एट सेम पॉइंट अ रीजन एट द सेम टाइम द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, दो आइडेंटिकल वेव्स जो कि फेज में है, फेज में होने का मतलब दोनों के हर पॉइंट आपके पास एक साथ साथ डिस्प्लेस करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हर पॉइंट साथ साथ डिस्प्लेस करते हुए चल रहे हैं तो जब ये दोनों एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगी, जब ये दोनों एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगी तो कुछ इस तरह का आपके पास रिजल्टेंट बनेगा जिसमें क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई कर रहा होगा। तो ऐसी इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स या दोनों के एम्पलीट्यूड्स होते हैं मेरे बेटे, उनको हमारे पास प्लस कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका A2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बराबर होता है फिर आपके पास A1 प्लस A2 के, या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स के सम के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहे हैं भाई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? किसी एक वेव के? नहीं सर, डिफरेंस ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट के सबट्रैक्ट करना होगा। नहीं सर, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में करना होता, वो अगर आउट ऑफ फेज आती तो तब करना होता। सी, सम ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट्स के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, सम ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 140 कह रहे हैं हाई स्लोप ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ मीन। ओम्स लॉ का ग्राफ बनाइए पहले तो। सर ओम्स लॉ के ग्राफ के अंदर आपके पास वाई एक्सेस के ऊपर आता है करंट और एक्स एक्सेस के ऊपर आता है वोल्टेज। अब ये कह रहे हैं इसका स्लोप निकालो। स्लोप जो होता है, स्लोप बराबर होता है मेरा भाई वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस के, या फिर चेंज इन वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सेस के। वाई एक्सेस पे चूंकि करंट है और एक्स एक्सेस पे हमारे पास कौन है? वोल्टेज। तो करंट ओवर वोल्टेज किसके बराबर होता है? सर ये बराबर होता है हमारे पास कंडक्टिविटी के या कंडक्टेंस के। आपके पास सिंपली ये बराबर होता है कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से कितनी एबिलिटी है करंट के गुजरने की, इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने की, उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। तो जितना ज्यादा हाई स्लोप होगा उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, उतना अच्छा कंडक्टर होगा आपके पास। और जितनी ज्यादा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट है या कंडक्टेंस का उल्टा कॉन्सेप्ट है आपके पास रेजिस्टेंस। तो जितनी ज्यादा कंडक्टेंस उतनी कम क्या हो जाएगी हमारे पास? रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब जवाब क्या होने वाला है? या तो हाई कंडक्टेंस या लो रेजिस्टेंस। तो ए में ही लिखा हुआ है सर लो रेजिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, लो रेजिस्टेंस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 141 कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना है? 100 जूल पर कूलम है। कह रहे हैं इफ अ टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज रिप्लेस्ड विद अ 2 कूलम चार्ज देन द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल चेंजेस। जो फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज होगी वो किसकी वजह, क्या वो कौन सी होगी? आओ समझते हैं। देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का मतलब होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है वहां पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, कितनी बनी हुई है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, दोनों चीजें बनी हुई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां गिवन है, कितना बना हुआ है? 100 जूल पर कूलम बना हुआ है। इसके सामने कोई एक पॉइंट है जहां पे हम लोगों ने 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ था। तो देखो आपके पास अगर आपने 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट की चाहे कोई सा भी चार्ज लाके रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज तो उतनी फोर्स लगाएगा ना, चाहे 1 कूलम चार्ज रखा हो चाहे 2 कूलम चार्ज रखो आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है, वो सोर्स की है, वो आपके पास टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है वो सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो खुद कितना स्ट्रांग है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपके पास उस पॉइंट का 1 कूलम चार्ज रखो या 2 कूलम चार्ज रखो वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो चेंज कौन हो रहा है सर? फिर ना फील्ड हो रही है ना पोटेंशियल हो रहा है। सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब समझना, देखो 1 कूलम का जो चार्ज है, अगर मुझे इसको इस पॉइंट पे लाके रखना है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया होगा मैंने। 2 कूलम के चार्ज के ऊपर भी तो कुछ वर्क किया होगा। ज्यादा किस पे किया होगा? जिसका चार्ज बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो ज्यादा वर्क मैंने किसके ऊपर किया? 2 कूलम वाले चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जितना हम वर्क करते हैं उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है बॉडी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा किसमें हो गई? जिसके ऊपर आपने ज्यादा वर्क किया है। और वो कौन सा चार्ज हो जाएगा? 2 कूलम वाला। तो इसका मतलब जो चेंज होने वाली आपके पास प्रॉपर्टी है या चेंज होने वाली क्वांटिटी है वो कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे 1 कूलम रखो 2 कूलम रखो एक ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 कूलम वाले चार्ज के लिए अलग होगी और 2 कूलम वाले चार्ज के लिए अलग होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 142 कह रहे हैं द वेव्स अमंग द फॉलोइंग विच रिक्वायर मटीरियल मीडियम, जिसको मीडियम चाहिए लाजमी मूव करने के लिए, वो कौन सी वेव्स होती हैं सर? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और जिनको नहीं चाहिए होता वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं भाई आपके पास, जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता। अब ये पूछ रहे हैं बताओ इनमें से मैकेनिकल कौन सी है, यानी कि जिसको मीडियम चाहिए वो कौन सी है? गैमा रे? नहीं सर, गैमा रे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, इसलिए गैमा गलत हो गया। एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ताल्लुक रखती है और इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ताल्लुक रखती है, जबकि इंफ्रासोनिक वेव वो साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम की होती है, तो वो एक साउंड वेव है। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है या एक मैकेनिकल वेव होती है जिसको मीडियम लाजमी चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, इंफ्रासोनिक वेव्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 143 कह रहे हैं अनइक्वल चेंजेस अकरिंग इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। अगर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो अनइक्वल है, यानी कि पहले मान लो कि आपके पास हर इंटरवल के अंदर मैंने आपके पास एक मोशन को ऐसे 5-6 इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया, इस इंटरवल में जो चेंज आया वो v1 आ गया, इसमें जो है वो डेल्टा v2 आ गया, इसमें डेल्टा v3 आ गया। हर इंटरवल में वेलोसिटी अलग अलग चेंज हो रही है, कहीं पे 2 मीटर हुई, कहीं पे 4 हुई, कहीं पे 8 हुई, कहीं पे 1 हुई, कहीं पे नहीं हुई, तो चेंज डिफरेंट हो रहा है। यानी कि डेल्टा v1 ना डेल्टा v2 के बराबर है ना डेल्टा v3 के बराबर है, जिसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? जो एक्सीलरेशन होगी, एक्सीलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी का चेंज ही डिफरेंट आ रहा है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी, वो भी चेंज होगी हर पॉइंट पे। क्या बोलेंगे उसको? यूनिफॉर्म? नहीं सर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नहीं सर। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी नहीं। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन डी, वेरिएबल एक्सीलरेशन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 144 कह रहे हैं व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इफ अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms एंड द करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। सर बच्चों वाला सवाल है। पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बराबर होता है V इज इक्वल टू IR के। करंट है 2, रेजिस्टेंस है 10, तो वोल्टेज कितना आ गया सर? यहाँ पे 20 वोल्ट्स आ गया, ना 5 ना 10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 वोल्ट्स। मूविंग ऑन, 145 कह रहे अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, पार्टिकल ऑफ मॉडल ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग एक फोटोन जो होता है क्वांटम, जिसको क्वांटम भी कहते हैं, कौन कहते हैं भाई? प्लैंक भैया कहते हैं, जिसको क्वांटम भी कहा जाता है। तो आपके पास वो कह रहे हैं कि फोटोन कौन है? फोटोन एक्चुअली आपके पास एक क्वांटम ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक पैकेट है, और एनर्जी के एक पैकेट को क्वांटम कहा जाता है आपके पास। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि इसका जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। फोटोन एक मासलेस क्वांटिटी है और एक चार्जलेस क्वांटिटी है, तो इसका रेस्ट मास भी 0 होता है, इसका चार्ज भी 0 होता है। अब दोनों में देख लो कौन से बेस्ट है? ए, अ पार्टिकल विथ मास एंड चार्ज, ना मास है ना चार्ज है सर। बी, अ क्वांटम ऑफ एनर्जी विथ 0 रेस्ट मास एंड 0 चार्ज, तो ये बेस्ट ऑप्शन है सर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एक ऐसा आपके पास पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसका ना मास है, रेस्ट मास वो भी 0 और चार्ज भी 0। तो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 146 कहते हैं द करंट इन फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन इज मेनली ड्यू टू। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन के अंदर क्या होता है? एक पी टाइप मटेरियल है जिसके अंदर पॉजिटिव होल्स हैं और एक एन टाइप मटेरियल है जिसके पास आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो इनके बीच में एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है जो कि आपके पास इमोबाइल होता है। इसको तोड़ने के लिए हमें फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है। फॉरवर्ड वोल्टेज कैसे करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को एन टाइप से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को पी टाइप से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होता है। और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है हमारे, वो करंट को फ्लो करवाने के लिए फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबल कहलाते हैं। तो यहां पे जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है भाई? फॉरवर्ड बायसिंग में सर मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से। माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से याद रखना कि रिवर्स बायसिंग में लीकेज करंट आता है आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 147 कह रहे स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर लेंथ। ठीक है, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है भैया? 2 मीटर्स है। सच दैट 2 वाइब्रेटिंग लूप्स आर फॉर्म्ड। कितने लूप बन रहे हैं भैया हमारे पास? 2 लूप बन रहे हैं। ये आ गए भाई हमारे पास 2 लूप्स। ठीक हो गया। अब देखो आपके पास अगर ये 2 लूप है तो कहने को तो हमारे पास एक तरीके से एक क्रॉस और एक ट्रफ हो जाता है, जिसको हम एक कंप्लीट वेव भी कहते हैं। तो इसका मतलब सर ये लैम्डा के बराबर भी हो गया। तो लैम्डा कितना आ गया हमारे पास, या लेंथ कितनी आ गई? लैम्डा या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई 2 मीटर्स आ गई। डन हो गया। कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स, ये एक नोड है, सॉरी माय बैड, ये एक नोड है आपके पास, ठीक है, और ये एक नोड है। इन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान कितना फासला होगा? तो सर कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान तो हो जाएगा वेवलेंथ का आधा। साफ नजर आ रहा है, कंप्लीट वेवलेंथ लैम्डा है तो ये हो जाएगा वेवलेंथ का आधा। लैम्डा अपॉन 2 कितना हो जाएगा?
2/2 और 2/2 कितना आ जाएगा 1 मीटर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मीटर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 148, इसमें कह रहे हैं अ फुटबॉल इज किक्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक फुटबॉल को किक करने की स्पीड बताई गई है आपको 20 मीटर पर सेकंड, और कितने एंगल पे किया गया, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। डन हो गया सर। ये आ गई प्रोजेक्टाइल मोशन एक हमारे पास, स्पीड कितनी है भाई, वी नॉट आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना आ गया भाई हमारे पास 30 डिग्रीज। कह रहे हैं द मैक्सिमम हाइट अटेन इज, जो मैक्सिमम हाइट ये अटेन करेगा उसका, सॉरी हाइट हाइट हाइट, वी नहीं सर, वी नहीं, हाइट, हाइट निकाल लेते हैं लोग। जो हाइट अटेन करेगा उसका फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। आए वैल्यूज पुट करते हैं, वी नॉट है 20, उसका स्क्वायर हो जाएगा 400 सर, साइन थीटा, साइन 30 लगेगा, साइन 30 होता है 1/2, उसका भी स्क्वायर लगा दें सर, और डिवाइड में 2g, जी को 10 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक अंडे ने एक अंडे को काट दिया पहले तो आपके पास, डन हो गया। 2 1 2 हो जाएंगे, 2 20 40 हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 4 1 5 4 एंड 4 5 20, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 5 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास सर, इस तरह से ऑप्शन ए आ गया 5 मीटर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 149, इसमें कह रहा है हाई इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी इज नॉट सुटेबल फॉर हैवी लोड्स। क्यों, हैवी लोड अगर मुझे कोई लगाना है बैटरी के साथ तो उसके लिए मैं एक ऐसी बैटरी यूज नहीं कर सकता जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो। क्यों, क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो गई तो ज्यादा से ज्यादा जो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो तो इस बैटरी के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा उसके ऊपर क्या आता है, पोटेंशियल ड्रॉप आता है। तो बैटरी में सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, लोड तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे उसको। तो इसलिए क्योंकि ए एक्सेस वोल्टेज ड्रॉप, बी हाई टर्मिनल वोल्टेज, सी इनफिनाइट ईएमएफ, या डी कांस्टेंट करंट, तो करेक्ट आंसर क्या है सर फिर आपके पास ए एक्सेस वोल्टेज ड्रॉप। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 150, 150 के अंदर आपसे कह रहे हैं टू इक्वल चार्जेस एक्सपीरियंस अ सर्टेन फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। ठीक हो गया, दो इक्वल चार्जेस है, यानी कि दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, Q है आपके पास, दोनों एक फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू कूलम, उसका फॉर्मूला बन जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कह रहे हैं व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम द फोर्स बिकम्स 1/4। जब इसको किसी और मीडियम में लाके रखते हैं तो फोर्स कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। तो सर जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्जेस को लाके रखा जाता है तो आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/εr टाइम्स फोर्स ऑफ द वैक्यूम। तो इसका मतलब आपके पास अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो εr की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और εr को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं, बी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 4। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 कह रहे हैं इफ अ टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड 200 न्यूटन एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा भाई, 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स वो आपके पास फील कर रहा है वो फोर्स हो गई F1 और वो कितनी है 100 न्यूटन की, और इस पॉइंट पे वही चार्ज जो फोर्स फील कर रहा है वो कितनी है 200 न्यूटन की। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट ए टू दैट ऑफ बी इज, आइए निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कितनी होगी उसका रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मेरे बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है भाई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। बस फोर्स दोनों के ऊपर डिफरेंट है तो मैंने एफ ए और एफ बी लिख दिया, बट चार्ज तो वही 2 कूलम वाला है, तो इसलिए क्यू को हम लोगों ने ए और बी नहीं लिखा। क्यू ने क्यू को काट दिया आपके पास, तो क्या बन जाएगा आपके पास भैया, ई ए ओवर ई बी बराबर हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास यहां लिख देते हैं, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, फोर्स ऑन ए पॉइंट डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन बी पॉइंट। ए पॉइंट पे लग रही है 100, बी पॉइंट पे कितनी लग रही है 200, दो अंडों ने दो अंडों को काट दिया, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास सर 1:2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए तो नहीं होने वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 1:2। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 152। कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 2 kg
मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। सही है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है भाई 2 किलो है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है आपके पास 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। कोलाइड्स विद अ बॉडी ऑफ मास 1 किलो। अच्छा, 1 किलो की बॉडी से जाके टकराती है जो कि रेस्ट में था, यानी कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 0 थी। कह रहे इफ दे स्टिक टुगेदर, अगर ये दोनों चिपक गए और सेम वेलोसिटी से आगे मूव करने लग गए तो बताओ उनकी कॉमन वेलोसिटी क्या है भैया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 बराबर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। लेकिन जब ये दोनों टकराए, टकराने के बाद तो दोनों की स्पीड बराबर हो गई ना सर, तो v1 v2 बराबर है, तो अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? फिर ऐसे ही लिख देते हैं v m1v प्लस m2v, दोनों में से v को कॉमन निकाल लेंगे, यहां जाएगा आपके पास सर m1 प्लस m2, डन हो गया। और यहां पे क्या चल रहा है m1u1 प्लस m2u2, डन हो गया सर। अगर मुझे v की वैल्यू चाहिए तो वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी सिर्फ किसमें, m1u1 प्लस m2u2, और डिवाइड में कौन आ जाएगा हमारे पास यहां से m1 प्लस m2, डन हो गया सर जी। अब यहाँ पे m1u1 की वैल्यूज पुट करते हैं। m1 हमारे पास कौन है, पहली बॉडी है जिसका मास है 2 किलो, उसकी स्पीड कितनी है आपके पास 3 हो गई, सही है। सेकंड बॉडी का मास है 1 और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, अंडा। दोनों के मासेस को नीचे प्लस कर लेते हैं, दोनों के मास हो जाएंगे प्लस होने के बाद 2 प्लस 1, तो सर ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 3 6, 6 प्लस 0 तो 6 ही हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3, 3 1 3, 3 2 6, तो इसका मतलब कॉमन वेलोसिटी कितनी आ रही है भैया दोनों की 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। अब 2 मीटर पर सेकंड ढूंढ लो, ए में तो नहीं लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है सर ऑप्शन बी में, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मीटर्स पर सेकंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 153, कह रहे हैं 2 बॉल्स थ्रोन विद इक्वल स्पीड्स, दो बॉल्स हैं जिनको हम लोगों ने फेंका इक्वल स्पीड्स के साथ, बट एट डिफरेंट एंगल्स कवर इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दो बॉल्स जिनको हम फेंक रहे हैं अलग अलग एंगल्स के ऊपर, कह रहे हैं वो दोनों ने सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास कवर किया, यानी कि दोनों की रेंज जो आई है वो क्या आई है, सेम आई है। तो बताओ अगर एक को 40 डिग्री पे फेंका तो अगले का एंगल क्या होगा? सर आपके पास थंब रूल है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर हमारे पास जो रेंज होती है वो हमेशा सेम होती है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनको जब प्लस करें तो आंसर कितना आता है हमारे पास 90 डिग्री आता है, तो आपके पास सिंपली 90 डिग्री आंसर आना चाहिए। अब 40 डिग्री पहला एंगल है तो दूसरा क्या हो, दूसरा x हो कि आंसर क्या आ जाए 90 आ जाए, तो 90 में से 40 को माइनस कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, तो इसका मतलब अगले वाले को आपने 50 डिग्री पे फेंकोगे तो उस पे भी वही रेंज आएगी जो कि 40 डिग्री पे आ रही है, ना 20 पे ना 30 पे ना 45 पे, बल्कि किस पे आ जाएगी ऑप्शन डी 50 डिग्रीज पे आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 154, कैन द वर्क डन इन अ बॉडी इज स्टोर्ड इन इट्स in it in the form of, ये हो जाएगा वर्क डन ऑन अ बॉडी इज स्टोर्ड इन इट, जो भी वर्क आप किसी बॉडी पे करते हो वो उस बॉडी में कैसे स्टोर होता है। ये सर हमने पीछे भी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो वर्क हम करते हैं किसी बॉडी में उस वक्त हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन ये बात याद रखना कि जब भी आप किसी भी बॉडी पे वर्क करते हो तो वो उसमें एनर्जी बन के स्टोर होता है, वो एनर्जी की किसी भी फॉर्म में जा सकता है, लेकिन किसी भी फॉर्म में अगर जाता है तो एनर्जी अगर स्टोर करनी है किसी बॉडी में तो आपने उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ना पावर, बल्कि आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी एनर्जी। मूविंग ऑन, 155, इसमें आपसे कह रहे हैं 20 वेव्स पास अ पॉइंट इन 2 सेकंड्स, 20 वेव्स पास हो रही है 2 सेकंड के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे? सर फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स जो पास हो रही है पॉइंट से कितनी देर में, उसको डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये हो जाएगा 20/2, ये बन जाएगी 10 हर्ट्ज, डन हो गया। एंड विद अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड आ गई, कह रहे हैं द वेवलेंथ इज, बच्चों वाला सवाल है सर, v/f के बराबर होगा, v हमारे पास है 5, f है 10, 5/10 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0.5 मीटर्स जो कि ऑप्शन ए में ही गिवन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 0.5 मीटर्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 156, कह रहे हैं द यूनिट ऑफ आरसी इन केस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर इज, ये जो आरसी होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स की टर्म्स में मेरे बेटे इसे हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं आपके पास टाइम कांस्टेंट, और ये एक्चुअली इसका अगर यूनिट निकालें भी तो ओम्स और फेरेड, देखो ना आपके पास रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, कैपेसिटेंस का क्या होता है फेरेड, ये तो यूनिट्स हैं, ये किसके यूनिट के बराबर आता है निकालते हैं। देखो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जरा खोल के लिखते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज पर यूनिट करंट, वोल्टेज, और कैपेसिटेंस का होता है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, तो वोल्टेज से वोल्टेज तो काटा गया, डन हो गया, क्या बच गया यहाँ पे चार्ज पर यूनिट करंट, चार्ज खुद बराबर होता है बेटा करंट इनटू टाइम के, और नीचे के लिखा हुआ है करंट, करंट से करंट काटा तो क्या बच गया टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है सर सेकंड होता है, इसका मतलब आरसी एक्चुअली किसके बराबर हो गया, या ओम टाइम्स फेरेड किसके बराबर हो गया हमारे पास, ये बराबर हो गया सेकंड्स के, यानी कि
है फिजिकल क्वांटिटी टाइम के और फिजिकल यूनिट क्या हो जाएगा इसका सेकंड्स। मूविंग ऑन 157 इसमें आपसे कह रहे हैं अ लॉन्गिट्यूडनल वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई, वेवलेंथ कितनी आ गई 0.6 मीटर्स। स्पीड निकाल के दिखाओ, v होती है सर एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी हो गई 500 और ये आ गई 0.6। पॉइंट काटा, एक नीचे लग गया, एक 10 आपके पास, एक जीरो ने एक जीरो को काट दिया, 56 बच गए, 56 हो जाएंगे सर 300 और स्पीड निकाली तो मीटर पर सेकंड, ना 30 ना 83, आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 300 मीटर पर सेकंड। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 158 इसमें कह रहे हैं द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इट ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। जरूरी नहीं है मेरे बेटे, अगर एक बॉडी रुकी हुई होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगी आपके पास, तो ये हमेशा टाइम के साथ साथ बढ़ती नहीं है। बी इट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर फॉर स्मॉल रोटेशन, जो बहुत छोटी छोटी रोटेशंस होती हैं उनके लिए इसको एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि छोटी रोटेशंस के अंदर ये आपके पास वेक्टर सब ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेक्टर सम के अंदर फॉलो करता है। इसके अलावा अगर बड़ी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे चले जाते हैं, बड़ी रोटेशंस पे हम चले जाते हैं तो वहां पे फॉलो नहीं करता, तो सिर्फ छोटी रोटेशंस के लिए, स्मॉल रोटेशंस के लिए इसको वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज ट्रीटेड एज वेक्टर फॉर स्मॉल रोटेशंस। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 159 कह रहे हैं पाई रेडियंस आर इक्विवेलेंट टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री की कन्वर्जन है सर, बच्चों वाला सवाल है, तो पाई रेडियंस भाई बराबर होते हैं हमारे पास 180 डिग्रीज के। ये कैसे पता चला सर आपको? भाई एक सर्कल के अंदर कितने डिग्री होते हैं 360, रेडियन कितने होते हैं 2 पाई, तो 2 1 2 और 180 360 हो जाएगा आपके पास, तो इसका मतलब पाई किसके बराबर आ गया रेडियंस में 180 डिग्रीज के बराबर आ गया। और ढूंढो ना 30 ना 270 ना 90, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी 180 डिग्रीज। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 160 यानी अ पर्सन मूव्स 600 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक बंदा है जो कि यहां से चलना शुरू हुआ, मान लो 600 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया, ये आ गया 600 मीटर नॉर्थ पे आपके पास, देन 300 मीटर टुवर्ड्स साउथ, यहीं से वापस मुड़ा, जब वापस मुड़ा तो 300 मीटर नीचे गया, भाई सिर्फ 300 मीटर, ठीक है हो गया सर, सिर्फ 300 मीटर वो नीचे आ गया, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होती है पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट, ये यहां से यहां तक कितना फासला हो जाएगा सर, 600 में से 300 निकाल दें तो 300 आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट तो आ गई हमारे पास 300। टू डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है टोटल फासला कितना कवर हुआ, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है सर, टोटल कितना हुआ, पहले 600 ऊपर गया फिर 300 नीचे आया, तो टोटल कितने हो गए 900 हो गए। अब आए रेशो निकालते हैं, रेशो किसका निकालना है आपने, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के साथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है 900, सॉरी माय बैड, डिस्प्लेसमेंट है 300, ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट है 300 और डिस्टेंस है 900, दो अंडों ने दो अंडों को काट दिया, 3 1 3, 3 3 9, तो क्या रेशो बन गया 1:3, ना ए बन रहा है बल्कि तो बी बन रहा है सर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 1:3। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 161 में कह रहे हैं स्टेशनरी वेव द पॉइंट दैट अंडरगोज जीरो एक्सीलरेशन इज, वो पॉइंट जहां पे एक्सीलरेशन क्या हो जाती है जीरो हो जाती है आपके पास, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, और समझते हैं। देखो बेटा स्टेशनरी वेव के अंदर क्या होता है, दो तरह के पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है ये नोड जहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है, जीरो डिस्प्लेसमेंट पे नोड होती है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे क्या होते हैं, एंटी नोड्स होते हैं। सही हो गया सर। अच्छा जरा इस बात को समझें, एक्सीलरेशन किसे कहते हैं सर, एक्सीलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, सही है, किसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, और वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये कहते हैं सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। डन हो गया। तो अगर कहीं पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, कहीं पे अगर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ही जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो कहां पे हो रही है, देखो ना डिस्प्लेसमेंट जीरो कहां पर है पार्टिकल की, नोड्स पर, तो नोड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसका मतलब आपके पास इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन निकलेगी वो भी क्या निकलेगी, हमारे पास जीरो निकलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो किसकी होती है, ऑप्शन ए नोड की होती है। मूविंग ऑन 162, इसमें कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड एट सी लेवल एंड एट द टॉप ऑफ माउंटेन, एक सी लेवल पे निकाल ली और एक टॉप ऑफ द माउंटेन पे भी निकाल ली, कह रहे हैं बोथ एट सेम टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर यहां है उतना ही टेम्परेचर वहां पे भी है, कह रहे हैं इट विल बी। देखें बेटा अकॉर्डिंग टू लेप्लास, भैया लेप्लास साहब ने बोला था कि साउंड की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली फंक्शन होती है आपके पास एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो साउंड की स्पीड भी चेंज होगी, लेकिन ये तो कह रहे हैं टेम्परेचर सेम रहने वाला है, चाहे यहां लो चाहे यहां लो, तो इसका मतलब दोनों जगहों पे साउंड की स्पीड भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर एट सी लेवल, बी ग्रेटर एट माउंटेन टॉप, नहीं सर कहीं ग्रेटर नहीं, हर जगह बराबर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द सेम एट बोथ प्लेसेस। ठीक है भाई।